Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you history of class 11th. Our chapter name is the Industrial Revolution. Beta, I have already taught this chapter. So today we are going to revise this chapter. Okay, beta, today we are going to revise. I will ask near about 10 to 15 questions, okay, and also give their answer. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? बेटा इट वाज स्टार्टेड इन यूरोप, इन लंदन मोस्टली. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, इसका मतलब क्या था? इस टाइम पीरियड के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर 17-18 सेंचुरी में बहुत सारे मशीन से रिलेटेड इन्वेंशन हुई थी. उस इन्वेंशन की वजह से अब मशीन्स, पहले क्या होता था, हैंडमेड मटेरियल्स बनता था और इसी को अपन एक्सपोर्ट करते थे. या तो हैंडमेड मटेरियल या हैंडलूम मटेरियल. हैंडमेड से मतलब हाथ से बनाने वाला, और हैंडलूम्स का मतलब हो गया हाथ से कोई मशीन हो, छोटी मोटी कोई ऐसी मशीन हो उसको अपन हाथ से चला सके. जैसे अपन कई बार आपने देखा होगा, आज भी कई जगह पर चलता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, हाथ से ही निकालते हैं, मशीन को हाथ से ही चलाते हैं. तो इस टाइप का सिस्टम था पहले. फिर बाद में ये मशीन आने लगी, स्टीम इंजन्स वगैरह, स्टीम से चलने वाली जो मशीन्स है वो आने लग गई, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से होता था. और ऐसी मशीनों के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल की भी डिमांड होती थी. तो इसके साथ साथ में ही जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और कहाँ स्पेशली यूरोप में हुआ, जिसी की वजह से जो ट्रेड था वो तेजी से फैला, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को अब रॉ मटेरियल चाहिए था, और जो मशीन से जो फिनिश गुड तैयार होता था उसके लिए भी मार्केट चाहिए था, जिसके लिए यूरोपियंस कंट्रीज ने कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी. अब कॉलोनीज क्या होता है? कॉलोनीज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर दूसरे एरिया को कंट्रोल में कर लेना, पॉलिटिकली कंट्रोल में कर लेना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. यूरोपियंस ने जब एस्टेब्लिश कर लिया इस चीज को, तो इसी को ही अपन कॉलोनी सिस्टम कहते हैं. एक बार फिर से समझ लो, कॉलोनीज का मतलब होता है जब यूरोपियंस जो है दूसरे कंट्री को अपने अंडर में ले लेते हैं. दो पर्पज है इसके भी. किसके लिए अंडर में ले लेते हैं? पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद में अंडर कंट्रोल ले लिया, या वहां का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि वहां पे रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट पे परचेज करना और फिनिश गुड को हाई रेट के ऊपर सेल करना. ऐसा जब सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसी को ही कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. अब ये है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वो लंदन में ही क्यों स्टार्ट हुआ? मोस्टली लंदन में हुआ था, क्योंकि उस टाइम में लंदन में पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी, या जो रूलिंग पार्टी जो थी, जो शासन कर रही थी, रूल्स कर रही थी लंदन के ऊपर, तो वो एक क्या कहते हैं ना, लॉन्ग टाइम तक वहां पे पीसफुल गवर्नमेंट जो थी, शांति व्यवस्था जो थी वो बनी रही, जिसकी क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जरूरी होता है कि वहां पे कोई भी रूल करे. कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, डिक्टेटरशिप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. बस ये है कि वहां पे एक टाइप की गवर्नमेंट हो और एक लंबे समय तक चल रही हो. जो लंबे समय तक जब ये सिस्टम चलता है तो वो लोग अपने कॉइन्स वगैरह जो हैं वो भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, सर्कुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही जो कंडीशंस होती हैं फेवरेबल हो जाती हैं ट्रेडिंग करने के लिए. तो इन दोनों ही कंडीशंस की वजह से आपका जो ये ट्रेड जो था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, ये ब्रिटेन के अंदर होता है. अब अपन फर्स्टली ले लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं. हाउ डिड ब्रिटेन इन्वॉल्वमेंट इन वार फ्रॉम 1793 to 1815 अफेक्ट ब्रिटिश इंडस्ट्री? वार में जो हुआ था ब्रिटिश इंडस्ट्री. ब्रिटिश वाज इन्वॉल्व इन वार विद फ्रांस ड्यूरिंग द एरा. इसका जो क्यों फ्रांस के साथ में इसलिए वॉर हुआ था क्योंकि जो फ्रांस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन कंपिटिटर था. The Britain involvement in the war was greatly affected
Factories were shut down, trade collapsed, unemployment began to increase. The basic problem like shortage of food item like meat and bread began to show. शोर मतलब इनकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी। क्यों? जब वार होता है तो वार में हमेशा क्या होता है, जैसे कोविड-19 आपने देखा था, इसमें क्या हो गया, छोटा सा एक डिजीज आया जिसकी वजह से पूरा कंट्री जो है लॉकडाउन हो गया। एक प्रकार की इमरजेंसी सिस्टम जो था, कर्फ्यू सिस्टम था, वो एस्टेब्लिश हो गया। तो यही सिस्टम जो वॉर वगैरह होता है तो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो वॉर में हमेशा किसी भी कंट्री का हो वॉर, तो आप ये हमेशा ही लिख दें इस चीज को, ट्रेड जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है। क्यों? कौन आदमी अपना सामान लेके बेचने के लिए निकलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और बेसिक जो चीजों, जो बेसिक नीड्स की जो भी आइटम्स होते हैं उनके जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। What were the relative advantage of canal and railway transportation? अब सुनो, क्या एडवांटेज थी कैनल एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की? सुनो, पहले क्या होता है, ट्रेड अगर करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे अब रेल जो है ये भी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और जो कैनल है वो भी रेलवे से भी कम चीपेस्ट जो है, वेरी लेस जो चीपेस्ट जो है, या यूं समझिए कैनल प्रोवाइड लेस कोस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेदर देन रेलवे। रेलवे से भी बहुत सस्ते रेट के ऊपर कैनल जो है ये करती है। अब रेलवे क्या काम करता है? रेलवे किसी भी कंट्री में रेलवे ट्रैक्स जब बिछा दिए जाते हैं, रेलवे लाइन जब बिछा दी जाती है, तो उसकी कनेक्टिविटी कोस्टल रीजन के साथ में अच्छी बन जाती है। तो वो लोग वहां से रॉ मटेरियल इजीली कलेक्ट करते हैं, पोर्ट तक पहुंचाते हैं, और फिर वापस पोर्ट से जब फिनिश गुड यहाँ पे अनलोड होता है तो उसको वापस कंट्री के हर साइड में पहुंचा दिया जाता है। अब कैनल्स क्या करती है? कैनल्स भी जो है चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब इसमें जब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जब चीप होगा तो वो गुड्स में उसके प्राइस इंक्लूड बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उस गुड्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ती नहीं। इट मेड द कैनल्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग हैवी बल्की गुड्स, और इन दोनों से ही बल्कि जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इट मेड द ट्रांसपोर्टेशन मोर इजियर एंड लेस कॉस्टली। इट मेड इजियर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, दोनों जगहों पर होता है। रिवर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्कि गुड्स इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द गुड। अब जो रिवर्स होती हैं ये पोर्ट या जहां कनेक्टिविटी जो है इंटरनल पार्ट तक अच्छी दे देती हैं वो। ठीक है, वॉट वर द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड है। अब इस पीरियड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीज थी, किसकी वजह से यहाँ पे जो इन्वेंशन थी वो इतनी की गई थी? इन 1709 देखो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेंशन की गई थी। अब देखो 1709 में इब्राहिम डर्बी फर्स्ट टाइम मेड प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग बाय यूजिंग कोल। इसने पहली बार जो आयरन जो था उसको स्मेल्ट किया था इस बंदे ने कोल को यूज करते हुए। फिर इसके बाद में 1856 द टेक्निक ऑफ मेकिंग स्टील बाय प्योरीफाइंग आयरन बाय वाज इन्वेंटेड बाय हेनरी बेसमर, जिसने स्टील बनाया था। और भी बहुत सारी इन्वेंशन हुई थी। जॉन के इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल इन 1733, वो एक अलग से पैराग्राफ है राइट हैंड साइड पे, उसको आप देख लेना। चलो अपन हल्का सा देख लेते हैं। जेम्स हारग्रेवेंस था, रिचर्ड आर्कराइट था, रिस्पेक्टिवली इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी एंड वाटर फ्रेम विच रेवोल्यूशनल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कुछ मशीनें बनाई जिसमें बहुत ही तेजी से क्रांति ला दी, रेवोल्यूशन ला दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। क्रम्पटन इन्वेंटेड म्यूल, क्रम्पटन की आज भी आपकी वाटर पंप्स जो हैं वो आते हैं। indicate how the supply of raw material affected the nature of the British industrialization। indicate how the supply of raw material की जो सप्लाई थी कैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशंस को इफेक्ट किया था। The British got raw material for the textile industry in India form of cotton bale and began to export it for weaving cloth। जब रॉ मटेरियल की क्या सिग्निफिकेंस थी, इंडिया से ये रॉ मटेरियल परचेज करते थे और वापस इंडिया में ये जो टेक्सटाइल हो गया, फैब्रिक हो गया, ये देते थे। बेटा एक बार ध्यान रखना, एक वर्ड है स्पिनिंग, वीविंग, इनका मतलब क्या होता है? स्पिनिंग का मतलब होता है कॉटन से थ्रेड बनाना, और वीविंग का मतलब है उस थ्रेड से क्लॉथ बनाना या फैब्रिक बनाना, उसको कहते हैं।
द पॉलिटिकल मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिश फर्दर एक्सटेंड इन फॉर्म ऑफ द इम्पेरियलिज्म। अब वो आए तो थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, लेकिन इंडिया में उनको फेवरेबल कंडीशन अच्छी मिली, जिसकी वजह से उन्होंने इम्पेरियलिज्म यानी कि अपने कंट्री, साम्राज्यवाद जिसको बोलते हैं, या ये समझ लीजिए अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज को इन्होंने बढ़ा दिया, या दूसरे वर्ड्स में इन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली। इट ऑल्सो लेड टू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इसकी वजह से जब एक्सटेंड हो गया तो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। इट बूस्टेड द ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल मेथड टू गेन मोर एंड मोर रॉ मटेरियल फ्रॉम colonial country. Initially spinning consumes a lot of time, but with the, अब स्पिनिंग जो था, पहले कॉटन से जब थ्रेड बनाते थे उसको स्पिनिंग कहते थे, तो स्पिनिंग जो है बहुत ही ज्यादा पेन स्टेकिंग था, कमर तोड़ मेहनत होती थी इसमें। आपने देखा भी होगा अपनी बुक्स में जब पढ़ रहे थे इसमें जब चैप्टर में, तो 10 फीमेल्स जो हैं वो सारे दिन लगती थी, मेहनत करती थी कॉटन से थ्रेड बनाने की, तब जाके कहीं वीवर्स को वो लोग बिजी रख पाते थे। इस वजह से फिर इन्वेंशन हो गई, टेक्निकल इन्वेंशन हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। इट शिफ्टेड द प्रोसेस फ्रॉम होम्स टू फैक्ट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो काम पहले घर में बैठ के हो जाता था, लेकिन अब मशीनें आ गई, अब मशीन एक फैक्ट्री में या मिल में एस्टेब्लिश हो गई, अब वर्कर को वहीं पे ही काम करने आना पड़ता था। How were the lives of the different class of British women affected by the Industrial Revolution? Industrial Revolutions में different classes की जो ब्रिटिश फीमेल्स थी, यानी कि फीमेल्स भी जो वर्कर फीमेल हो गई वो अलग हो गई, रिचर सेक्शन में रहने वाली जो फीमेल्स हैं उनकी भी अलग अलग, तो इनकी सब पे क्या फर्क पड़ा। तो क्या है, देखो, जब फीमेल जो थी जब फैक्ट्री में काम करेंगी तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, प्लस में उनकी घर में जो रिस्पेक्ट है, क्योंकि जब अर्निंग होती है ना घर में, तो जो अर्निंग करता है उसकी इज्जत जो है बढ़ जाती है। लेकिन साथ के साथ में ही इन फीमेल्स को 10 to 15 आवर्स काम करना पड़ता था, जिनकी वजह से ये फिजिकली और मेंटली परेशान रहने लग गई थी। ठीक है, आगे याद कुछ पढ़ाया था जब, चलो रीडिंग लगा। पुअर वुमेन हु वर्क इन द इंडस्ट्री वर पेड लो सैलरी एंड वर फोर्स्ड टू वर्क 10 to 15 आवर्स और मोर आवर पर डे। ठीक है, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड अ बून फॉर द वुमेन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास। अ नंबर ऑफ फूड आइटम बिकम अवेलेबल फॉर देम एंड ऑल्सो फर्दर इम्प्रूवमेंट देयर लाइफ स्टैंडर्ड। मैंने कहा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, अब उनको छोटे छोटे खर्चों के लिए मेल हस्बैंड की तरफ नहीं देखना होता। Compare the effects of the coming of the railway in different country in the world. कंपेयर करना है अपन को, जब रेलवे आया तो भाई रेलवे जब आया तो हर जगह इसने भी रेवोल्यूशंस लेकर आए, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, रेलवे की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिला, इसकी ये तो पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो गए? नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुआ कि अपने जो फॉरेस्ट था उनका डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि रेलवे वैगन ट्रैक्स वगैरह बनाने के लिए वुड की जरूरत होती थी। पढ़ते हैं। द कमिंग ऑफ रेलवे अफेक्टेड डिफरेंट कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड ड्रामेटिकली एंड बूस्टेड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी हो गया। Imperialist and industrial nations got economic benefit with its expansion in different country. इन लोगों को इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होने लग गया। इंपेरियलिस्ट कंट्रीज का मतलब होता है जहां जो कंट्री अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को बढ़ाता है। बिगन टू एक्सप्लॉइट द कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका फॉर देयर सेल्फिश एंड। ब्रिटिशर जो थे रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए, किस लिए बिछाए गए थे? इसलिए लैंड किए गए थे ताकि वो इंडिया के हर कोने से जो रॉ मटेरियल है चीपेस्ट कॉस्ट पर परचेज करके उनको पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। इट लेड टू मिशनरी ऑफ सैलरी इन अफ्रीकन एंड साउथ अफ्रीकन कंट्री। सैलरी की जो कीमत थी वो भी इन्होंने बहुत कम कर दी थी। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन एंड व्हेन? कब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी। ध्यान रखना। राइट एनी 3 कॉजेज वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मैंने ये पहले बताया था क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी हो गई थी, उन्होंने कॉइन्स वगैरह सर्कुलेट कर दिए थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई थी, इमेंस वेल्थ थी, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हो रही थी यहाँ पे, इसलिए।
हु वाज इब्राहिम डर्बी? इब्राहिम डर्बी कौन था? इब्राहिम डर्बी अभी अपन ने थोड़ी देर जस्ट पहले बात करी थी। इब्राहिम डर्बी जो थे वो एक फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जिन्होंने कोक को he was the first Englishman to use the coke first time in the process of smelting। किसी चीज को स्मेल्ट करने के लिए उन्होंने कोक को पहली बार इस्तेमाल किया था। What do you know about Arnold Toynbee? Name the book written by him। R.B. टॉयनबी कौन थे? आर्नोल्ड टॉयनबी कौन थे? टॉयनबी इनके, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ये इंग्लिश फिलोसफर थे और इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बुक्स का लिखी थी लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When and by whom was flying shuttle invented? फ्लाइंग शटल किसने? तो फ्लाइंग शटल जो है जॉन के इन 1733 में इन्वेंट की गई थी। Who was the Luddism movement? ये असाइनमेंट में भी आया था। Luddism was a kind of movement. It was led by the charismatic general Ned Ludd जो थे, उन्होंने ये चालू किया था। The follower of the movement demanded a minimum wages, कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। मिनिमम वेजेस बनाना चाहते थे और वुमेन के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि ये लोग थे उन मेल से भी कम वेजेस में काम करते थे। द मूवमेंट ऑल्सो डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, हैंस इट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। और इन्होंने ये डिमांड करी थी कि हमको यूनियन बनाने की भी परमिशन या अथॉरिटी मिले। हु डिस्कवर्ड पावर लूम? राइट सम सेंटेंस ऑन इट एडवांटेज। देखो लूम जो थी ये टेक्सटाइल मिल में इस्तेमाल होती थी। पावर लूम का मतलब है किसी एनर्जी से चलने वाली। वाटर फ्रेम वाज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड। वाटर फ्रेम जो था उसको डिस्कवर किया गया था रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में। फर्स्ट कॉटन स्पिनिंग मशीन थी विच वाज यूज्ड टू स्पिन विद द हेल्प ऑफ द हाइडल वाटर पावर। हाइडल वाटर पावर को यूज करके ये चलती थी। राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ द वाटर फ्रेम। पानी से चलती थी ये। इट रेवोल्यूशन द स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ फाइबर मच फास्टर। इसने स्पिनिंग और वीविंग जो है दोनों ही कर दी थी। मेरा क्वेश्चन एक बार फिर आ गया, स्पिनिंग किसको कहते हैं और वीविंग किसको कहते हैं? कॉटन फाइबर spun by this machine was fine strength as compared to other. It also required expert experience workmen। इसके लिए कुशल जो लोग बाग हैं उनकी जरूरत थी। What is the difference between the Samuel Crompton and Edmund Crompton? इन दोनों भाई क्रम्पटन में क्या अंतर था? अच्छा, Samuel was the inventor of the mule while Edmund discovered पावर लूम। मशीनों के नेम है, इन्होंने अलग अलग मशीनें जो थी वो बनाई थी। हु इज राइटली हु वाज थॉमस न्यू कॉमन जो थे वो कौन थे? ही वाज डिजाइनर ऑफ स्टीम इंजन। इट वाज डिजाइन इन 1712 एंड वाज टू ड्रेन द माइंस। इन्होंने फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया था उस टाइम में, डिजाइन किया था, और ये माइंस से पानी बाहर निकालने का काम करता था। स्टीम इंजन बनाया था। बट इट नॉट प्रूव मच सक्सेसफुल ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल शेप। उसकी जो शेप थी वो शेप अजीब सी थी। हु इज राइटली डिस्क्राइब एज फादर ऑफ द रेलवे। फादर ऑफ द रेलवे जो है वो किसके लिए यूज करना सही रहेगा? ये द ग्रेट इंजीनियर ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज स्टेप्सन थे। हु कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द प्रोसेस ऑफ रेलवे इज डिस्क्राइब एज फादर ऑफ रेलवे। ही इन्वेंटेड स्टीम इंजन। ब्लूचर इन 1814 एंड स्टार्टेड फर्स्ट ट्रेन बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। के बीच में इन्होंने 1814 के अंदर ट्रेन चलाई थी। What was the social effect of the industrial revolution on the England? इंग्लैंड के ऊपर क्या सोशल इम्पैक्ट आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? एक तो क्या था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता था वहां पे, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से खत्म हो गया। इसकी वजह से अर्बनाइजेशन जो था, शहर जो थे वो तेजी से डेवलप होने लगे, और इसके साथ साथ में ही जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज
होने लगी। सोशल कहे तो पीपल से रिलेटेड चीजें लिखनी है, पॉलिटिकल कहे तो आपको रूलिंग पार्टी से या रूलिंग सिस्टम से रिलेटेड बात करनी है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कहे तो पैसा, जहां पैसे से संबंधित बात, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके बारे में लिखा करो। राइट एनी टू प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1819 में एक फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था, इसके 2 प्रोविजंस या 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा गया था जो चिल्ड्रन है जिनकी एज बिलो 9 है वो काम नहीं करेंगे इंडस्ट्रीज में। ओके, 9 to 16 के लिए कहा गया था, ये 12 आवर्स के लिए वक्त काम करेंगे, एंड 1.4 आवर लंच आवर विल बी फिक्स फॉर देम, और उनके लिए 1.5 आवर का लंच ब्रेक फिक्स कर दिया गया था। दे वर ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू डू ओवर टाइम और वर्क इन नाइट शिफ्ट, और रात को काम करने के लिए इनको मना कर दिया गया था। ये कौन सा एक्ट था? फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1890 था। हाउ डिड फार्मिंग मेथड चेंज विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फार्मिंग जो सिस्टम था वो कैसे चेंज हुआ था? अब देखो, एक तो वो स्टील के प्लग्स आने लग गए थे, पहले वुडन प्लग होते थे जो जमीन के अंदर ज्यादा नहीं जाते थे, अब स्टील प्लग आने लग गए थे, ठीक है। और सीड जो स्प्रेड करने वाली थी उसके लिए भी मशीनें आ गई थी, थ्रेशर्स आ गए थे, जो हार्वेस्ट मतलब थ्रेशर, जो आजकल जो थ्रेशर चल रहे हैं ना, ये वाला जो थ्रेशर सिस्टम है इसको इन्वेंट कर लिया गया। तुम्हें ध्यान होगा कुछ लोगों ने इन मशीनों को तोड़ भी दिया था। What were the main feature of industrial revolution in England? इंग्लैंड में रेवोल्यूशन स्टार्ट, what were the main feature? क्या था? गुड्स बिगन टू प्रोड्यूस इन बिग फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होने लग गया था। मैन हैड टू डू लेस लेबर एंड लाइफ बिकम इजियर, प्रोडक्शन बिगन टू इंक्रीज, प्रोडक्शन जो था वो तेजी से बढ़ गया था। हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया था? इट फैसिलिटेटेड मैनकाइंड टू मीट देयर प्राइमरी नीड्स, इट ब्रॉड न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी, लाइफ बिकम क्वाइट इजी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पीपल्स का जो स्टैंडर्ड जो था, रहने का जो रहन सहन था वो कैसे बढ़ गया था? लाइफ बिकम क्वाइट इजी हो गई थी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आने लग गई थी, लेकिन साथ साथ में नुकसान भी था। नुकसान क्या था? नुकसान के बारे में बात करेंगे। बच्चों के लिए जैसा भी था, बच्चों को हजारडस कंडीशंस में काम करवाया जाता था, फीमेल से ओवर टाइम्स वगैरह करवाते थे, वर्क जो मेल वर्कर्स थे उनसे भी बहुत ज्यादा काम कराते थे, और लेबर और जो वेजेस थी वो बहुत कम दिया जाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव बर्थ टू इम्पेरियलिज्म। हाउ? ये मैंने बता दिया है, एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इम्पेरियलिज्म को बढ़ावा मिला था। तो बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है सेटअपिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और इंपेरियलिज्म उसको कहते हैं जब मोस्टली कंट्रीज जो हैं अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करते हैं, उसको इंपेरियलिज्म कहते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश हुई तो इन फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, प्लस में जो फिनिश गुड ये प्रोड्यूस करते थे उसके लिए मार्केट चाहिए था, जिसके लिए यूरोपियन जो कंट्री थे वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में गए। वहां पे गए तो थे ये ट्रेडिंग सिस्टम करने के लिए, व्यापार करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे इनको ऐसी कंडीशंस मिली कि इन्होंने वहां पे इंपेरियलिज्म कर लिया, वहां पे इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स मिल गए इनको, जिसकी वजह से वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया। लिसन, constant supply of raw material, the consumption of the finished good at a fast speed. So to meet both the need, the industrial country started the search of new country where industrialization had not yet reached, जहाँ पे industrialization नहीं पहुंचा था। At the result, Britain, France, Germany, Japan set up their colony in Asia, Africa and South America. These colonies served their both the purpose, अपने दोनों पर्पज को इन्होंने गेन किया, being suppliers of cheap raw material and easy market for their finished goods. So it is correct that industrialization gave birth to imperialism. The industrial revolution was the beginning of the machine age. Justify industrial revolution जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ? मशीन एज
क्योंकि मशीनी युग कहते हैं इसको। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी जो मशीनें हैं वो डेवलप की गई थी, इन्वेंट की गई थी। अब इन्हीं की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। Industrial revolution began in England in the latter half of the 18th century. Many machines such as the air pump, printing press, spinning wheel and the plug were in use prior to the beginning of the Industrial Revolution. Both the machine began to replace man and animal in production of goods. मशीनों की वजह से मैन को और एनिमल को इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। इन मशीनों अपना मोस्टली काम खुद ही कर लिया करती थी। जैसे रिप्लेस, पहले एनिमल्स पे लोग बाग जाते थे एनिमल कार्ट पर, फिर जैसे रेलवेज वगैरह आ गए, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में और भी गाड़ियां आ गई होंगी इस वजह से। After the beginning of Industrial Revolution, the new invention not only proved effective but also developed so speedily that they changed the thinking and way of living of people all over the world. Hence, it is aptly said the Industrial Revolution marked the beginning of the machine age. What were the effect of industrialization on the transport? ट्रांसपोर्ट पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, पहले अपन रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में एनिमल्स को इन्होंने रिप्लेस कर दिया और मैन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। फिर इन्होंने रेलवे जो थी, रेलवे ट्रैक्स जो थे वो सेटअप कर दिए। साथ के साथ में और इससे भी चीप ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, कैनल सिस्टम वगैरह बना दिया जो इनलैंड और ओवरसीज के लिए यूज करते थे। चलते हैं इसके साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द कैनल एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो एक तो था कैनल। द कैनल वर डग एंड यूज फॉर शिपमेंट ऑफ coal from mines to factories. They were also used for carrying goods and passengers. कैनल्स बनाई गई थी ताकि इनकी जो माइंस से फैक्ट्री तक आसानी से कोल पहुंच सके, साथ के साथ में ये लोग पैसेंजर को भी लेके जाते थे। यूज ऑफ द स्टीम शिप्स। स्टीम शिप्स वर यूज टू कैरी द गुड अक्रॉस द ओशियन. द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट promoted the import and export of goods and the capitalists made huge profit. It made the country rich. पक्के रोड्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। सेफ कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चर गुड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ सेल. What were the invention in the textile industries in England as the result of industrial revolution? इसके लिए वो 5-6 जो मशीनें थी वो इन्वेंट की गई थी, जिसमें फ्लाइंग शटल वगैरह था, स्पिनिंग जेनी वगैरह जो थे वो. हाउ डिड इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट. स्टीम इंजन की वजह से एक क्रांति आई थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर. जेम्स वॉट स्टीम इंजन हैज रेवोल्यूशनाइज द होल इंडस्ट्री सेटअप. The use of this engine provided the power to run machine for separate spinning and weaving. Previously, the power used in these factory was drawn from animal, running water, etc. Invention that revolutionized coal and iron industries was the charcoal furnace to smelt the iron. स्टीम इंजन आने की वजह से पहले ये लोग चारकोल से स्मेल्ट करते थे. फर्नेस मतलब भट्टी वगैरह को बोलते हैं. हावेवर इब्राहिम डर्बी जो थे उन्होंने इन्वेंटेड ब्लास्ट फर्नेस बनाया फॉर माइनिंग सेफ्टी, और भी बहुत सारी थे. आगे चलते हैं. लंदन हैज एक्वायर्ड ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस. जो लंदन जो था वो ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्यों था? जैसे लंदन जो था उस टाइम में इंग्लैंड में की मेन सिटी था. हमने आपको बताया यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेट में स्टेबिलिटी थी, इस वजह से. फिर डिफरेंट जो कंट्रीज के जो ट्रेडिंग पर्पज से जो हेडक्वार्टर थे वो सारे के सारे ही लंदन में बने हुए थे. और पहले सिग्निफिकेंस जो था मेडिटेरियन सी था, जो कि अब अटलांटिक सी हो गया था. पढ़ते हैं. लंदन वाज द लार्जेस्ट अमॉन्ग 11 सिटीज ऑफ ब्रिटेन हुज पॉपुलेशन डबल बिटवीन 1750 एंड 1800 में पॉपुलेशन जो थी डबल हो गई थी. इट सर्व द हब ऑफ ब्रिटेन मार्केट. ऑल अदर सिटीज वर लोकेटेड क्लोज टू लंदन. इट वाज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेड. यहाँ पे लोन भी आसानी से मिल जाता था. इट वाज द सेंटर ऑफ द ट्रेंगुलर ट्रेड नेटवर्क ड्रू इंग्लैंड, अफ्रीका एंड द वेस्ट इंडीज के बीच में ये ट्रेंगुलर का सिस्टम कर रखा था इसने. राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ द
टू कॉम्बिनेशन एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1795। क्या मेन प्रोविजंस थे किसके? टू कॉम्बिनेशन एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक बार देखते हैं इसमें क्या था। दीज एक्ट मेड इट इलीगल टू इंसाइट द पीपल बाय स्पीच और राइटिंग टू हर्ट और कॉन्टेम्प्ट ऑफ द किंग। इसमें इलीगल मान लिया गया था कि कोई भी राजा की और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बुराई वगैरह नहीं करेगा। और पब्लिक मीटिंग जो थी जिसमें 50% से ज्यादा पीपल कलेक्ट होंगे तो वो भी अनऑथोराइज कर दी गई थी, बैन कर रखी थी। Explain the reason as to why the factory law passed in Britain were difficult to enforce। जो फैक्ट्री लॉ था वो ब्रिटेन ने पास तो कर दिया था लेकिन वो ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर जो थे सुपरविजन के लिए वो लगाए थे, उनकी जो सैलरी होती थी वो बहुत कम होती थी, इसलिए वो आसानी से करप्ट हो जाते थे। फैक्ट्री इंस्पेक्टर वर पुअरली पेड एंड इजीली ब्राइब्ड बाय फैक्ट्री मैनेजर। पेरेंट्स जो थे वो भी अपने बच्चों की जो एज थी वो ज्यादा बताते थे। पेरेंट लाइड अबाउट द रियल वेज ऑफ देयर चिल्ड्रन सो दे कुड वर्क ऑन द कंट्रीब्यूट टू फैमिली इनकम। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विद डिमांड फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट मेड नेशन मोर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, इसको रॉ मटेरियल चाहिए था और फिनिश गुड के लिए मार्केट चाहिए था, जिसकी वजह से कंट्री जो थे एक दूसरे पर डिपेंड होने लग गए थे, सेल्फ सफिशिएंट वो नहीं थे। तो इसमें देख लो क्या था। For the process of the industries, two things are essential. They are raw material and market. In this way, the nation have to depend. Raw material, one country has to depend on another for the supply of raw material. After independence, India has to import jute from Pakistan. Okay. Before partition, England had to get raw material from India for her textile mill. इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे। मार्केट के लिए भी ऐसा ही सिस्टम था। इट मेक नेशंस डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। दे प्रोड्यूस कंट्री सिक मार्केट फॉर इट प्रोडक्ट। शी मेक कॉन्टेक्ट विद इट अदर नेशन। अदर कंट्री मेक वन थिंग, अनदर कंट्री मेक अनदर थिंग। एक कंट्री कुछ चीज बनाता था, दूसरा कंट्री दूसरी चीज बनाता था, इस वजह से वो एक दूसरे पे डिपेंड। हाउ डिड द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन हेल्प टू पुट an end to the idea of the laissez-faire? क्या था सुनते हैं। When the worker put up their demand, the factory owner show cruelty to them and try to crush their movement. How did the growth of the trade union help to put an end to the idea of the laissez-faire? मतलब कि लोगों जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए ये ट्रेड यूनियन वगैरह जो थी वो कैसे काम करती थी उनके अगेंस्ट। तो सुनो, ये जब कोई भी पहले तो वर्कर क्या करते थे, कोई भी डिमांड होती थी तो उसके लिए वो हड़ताल वगैरह कर दिया करते थे, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, जिसकी वजह से आसानी से जो ऑनर होते थे वो उनकी डिमांड को दबा दिया करते थे, उनके मूवमेंट को दबा दिया करते थे। अब क्या हुआ, वर्कर गॉट यूनाइटेड एंड स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट देयर ओनर। देयर वर एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट। द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एंड लेसी फेयर। लॉ वर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। चलते हैं आगे। वाई डज इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड हाउ डज इट रिजल्ट इन द नीड फॉर मोर एजुकेशन। देखो इंडस्ट्रीज की वजह से फार्मिंग, देखो ट्रांसपोर्टेशन की तो अपन ने बात कर ली। ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इम्पैक्ट आया कि अब जो मशीनें थी वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज की जा रही थी, रेलवे और कैनल्स जो था वो यूज किया जा रहा था। और फार्मिंग में अपन ने बात करी, वो जो प्लग जो इस्तेमाल करते थे, स्टील के प्लग्स जो थे वो आयरन प्लग जो थे वो इस्तेमाल किए जाने लगे। पाइपलाइंस वगैरह बिछा दी गई थी, इरिगेशंस में इस्तेमाल होता था। कम्युनिकेशंस में वो देखो कम्युनिकेशन में उन्होंने टेलीफोन, टेलीग्राफ्स वगैरह है वो बना दिए थे। अब जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो नेचुरल बात है ट्रेड भी बढ़ेगा। Effect on transport. Industrialization had a great effect on transport. Pakka road were made and canal were dug. Boats began to play. The steam engine brought a revolution in transport. Ships, okay, or transport ships. Sorry, ships were built.
कम्युनिकेशन में क्या था, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वर मीन्स ऑफ सेंडिंग क्विक कम्युनिकेशन। ट्रेड में देयर वाज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड बिजनेस प्रोग्रेस हुआ, ट्रेड रिलेशन मेड द होल कंट्री वन, ट्रेड की वजह से सारा कंट्री जो था वो एक हो गया था। इफेक्ट द फार्मिंग, फार्मिंग की वजह से क्या हुआ, डीप इफेक्ट पड़ा फार्मिंग के ऊपर। प्लगिंग एंड हार्वेस्ट वाज डन बाय द मशीन, फर्टिलाइजर बिगन टू बी यूज, देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ इरिगेशन। What were the effect of the industrial revolution on the worker of the England? इंग्लैंड के वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही थे। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, उनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी इजी हो गई, लिविंग ऑफ द स्टैंडर्ड था वो बढ़ गया था, और साथ के साथ में ही अब इनको ज्यादा देर तक काम करना पड़ता था, फीमेल्स को भी कंडीशन जो थी वो बैड हो गई थी। तो दे हैव टू वर्क फॉर 15 to 18 hours a day and were not allowed to take a rest even if they were exhausted। थकने के बाद भी उनको आराम करने की परमिशन नहीं थी। Their working place were very dirty and there was hardly any arrangement for their safety। सेफ्टी का भी ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं रहता था। Their places of living were very bad। एक्सीडेंट, डिजीज एंड एपिडेमिक्स वर ए पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। महामारी वगैरह आना, ये कमियां वगैरह होना, ये आम बात हो गई थी। द प्लेसेस ऑफ लिविंग वर वेरी बैड हो गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री एंड वर गिवन वेरी लेस वेजेस। जो इनको पैसा वगैरह है ये भी बहुत कम मिलता था इनको। अब चलते हैं, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काफी सारी जो मशीन थी वो बनाई थी। द फ्लाइंग शटल बनाई इन लोगों ने, स्पेनिंग जेनी बनाई, वाटर फ्रेम, म्यूल वगैरह बनाया, ठीक है, ये पावर लूम्स वगैरह इन्होंने बनाई। Britain was the first country to experience modern industrialization। Explain the factor responsible for it। कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे हुआ था। यहाँ पे प्लेंटीफुल कैपिटल थी। कैपिटल मतलब पैसा जो था इनके पास में, बहुत सारा पैसा था। रॉ मटेरियल भी था इनके पास में। लैंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट था। यहाँ पे कोल और आयरन के रिजर्व थे और बहुत सारी न्यू इन्वेंशन कर दी थी। इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फैक्टर थे। एक बार Britain had accumulated large amount of money by foreign trade। The British merchants were very rich and could invest their capital in the industrial। पैसे की बात करते हैं, कैपिटल यहाँ पे रॉ मटेरियल जो था वो भी बहुत आसानी से इनको मिल रहा था। लैंडलेस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हैड ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ लैंडलेस पीजेंट इन ब्रिटेन। These people were ready to work in factory at low wages। अब यहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह थे उनकी जमीनें थी वो किसी वजह से, अपन बात नहीं कर रहे, उनकी लैंडलेस हो गए थे वो लोग, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ब्रिटेन में आए थे। ब्रिटेन में कोल और आयरन के रिजर्व थे। सफिशिएंट रिजर्व ऑफ कोल एंड आयरन वर अवेलेबल इन ब्रिटेन। दीज वर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर विच मेड द इजी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। दोनों ही कोल और आयरन के जो थे वो पास पास थे इनके रिजर्व। माइंस वगैरह, नई इन्वेंशंस वगैरह कर ली थी, स्टीम रेल, स्टीम इंजन्स की, शिप्स वगैरह आ गए थे इस वजह से। व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऑन एग्रीकल्चर। ये अब ये वाला क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, मोर डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एग्रीकल्चर पे क्या डिमांड, क्या इम्पैक्ट पड़ा कि मशीन बनने की वजह से रॉ मटेरियल की काफी डिमांड होती थी। सारा सिस्टम जो था फार्मिंग का वो मैकेनाइज हो गया था, जैसे चाहे वो प्लगिंग से लेकर हार्वेस्ट का हो। केमिकल फर्टिलाइजर जो थे वो एस्टेब्लिश करने डालने लग गए थे, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर था वो बना लिया था। डिगिंग ऑफ सॉयल, and the new machines were used in digging the soil deep, thus the barren land were brought under cultivation and new crops were grown। जमीन को ज्यादा खोदने लग गए थे मशीनों के जरिए, जिसकी वजह से बैरन लैंड जो थी उसको भी काम में लेने लग गए थे। इरिगेशन फैसिलिटी जो थी वो इन्होंने
अच्छी कर ली थी, क्योंकि पहले ये भी मानसून पे डिपेंड होते थे। रेयरिंग ऑफ फार्म कैटल विद द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग द न्यू ब्रीड्स ऑफ फार्म कैटल ऑल्सो डेवलपमेंट, नई ब्रीड्स जो थी एनिमल्स की वो डेवलप कर ली थी। इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, जब कभी रॉ मटेरियल कम लगता था तो ये बाहर से मंगा लेते थे। अच्छा, लंदन की जो ग्लोबल सिग्निफिकेंस थी वो बता दिया था, वो ट्रेंगुलर ट्रेड हो रहा था वहां पे, बीच में एस्टेब्लिश हो गया था वहां पे, इस वजह से। व्हाट इज मीन बाय द टर्म फैक्ट्री सिस्टम? फैक्ट्री सिस्टम क्या था? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज ए पॉपुलर नॉन एज फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वापस वही आ गया। मेंशन इट्स टू फेवरेबल इफेक्ट इन द फील्ड ऑफ द प्रोडक्शन एंड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो थे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इनको आप करना नहीं आते हैं तो आप मेरे को बताना। इन टर्म्स को बताओ। कैपिटल का मतलब कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, प्रोटेक्टिव टैरिफ और इम्पेरियल प्रेफरेंस। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है मेरे को बताना, कोई डाउट्स हो तो। व्हाट इज मीन बाय द फैक्ट्री सिस्टम? फैक्ट्री सिस्टम क्या था? फैक्ट्री सिस्टम वही था जो फैक्ट्रियां लार्ज अमाउंट पे जो एस्टेब्लिश होती हैं, वो फैक्ट्री सिस्टम था। बेटा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फेस आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करी है, फिर भी कोई दिक्कत हो, डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बाय, सी यू सून।